क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता है? तो दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक ऐसा कोर्स है जहां मैं आपको ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। और अगर आपने पहले कभी ईडी को ध्यान से नहीं सीखा है तो टेंशन मत लो, इस कोर्स को फिनिश करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा। और भारत में ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं जहां इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे रेलवेज, डीआरडीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज। इनफैक्ट और भी कई सारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं जो कि स्टेट वाइज या स्टेट लेवल पे होते हैं। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और जो भी समय आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और इस जर्नी में ये कोर्स आपका पूरे तरीके से सहयोग करेगा। ईडी के कोर्स को मैंने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और कुछ चैप्टर्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया है। जैसे चैप्टर 3 में आपको लाइंस, लेटरिंग, डायमेंशनिंग के बारे में बताया गया है। हर चैप्टर में मैंने कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया है और उसी आधार पर एमसीक्यू बनाए हैं। इसी फोल्डर में आपको नोट्स भी मिलेंगे। हाँ, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के नोट्स मिलेंगे। इस कोर्स में हम दोनों मिलकर 500 से भी ज़्यादा एमसीक्यू सवाल सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज फोल्डर में मिल जाएगी। ये मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर फिर भी आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस फोल्डर में जा करके आप अपने चैप्टर को सिलेक्ट करिए और सवालों को बनाएं। एप्लीकेशन में आप टेस्ट भी दे सकते हैं और स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये थी वो बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आज की वीडियो में हम ईडी पर बेस्ड 50 बेस्ट एमसीक्यू सवाल बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो। सिंगल सेट स्क्वायर की सहायता से आप कौन सा एंगल नहीं खींच सकते, विच वी कांट मेक, साफ साफ लिख दिया है। तो सर सेट स्क्वायर एक तो 45 वाला सेट स्क्वायर होता है, एक सर 30 और 60 वाला सेट स्क्वायर होता है। ठीक है, और वैसे भी दोनों में आप 90 मान के चलो, ये तो हो ही जाता है। तो सर 45 है, ठीक है, ये तो हो सकता है। 60 ये भी हो सकता है सर, 30 का भी हो सकता है। 75 है, ये नहीं हो सकता सर, इसलिए यही सही उत्तर है। 75 का अगर आपको जुगाड़ लगाना है ना बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों सेट स्क्वायर को कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लोगे तो 75 का भी एंगल आ जाएगा, 75 के साथ साथ 15 का भी एंगल आ जाएगा। मैं दोनों को लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, 30 और 60 का हिसाब तो हो ही जाता है सर, लेकिन अगर ये 75 का एंगल खींचना है, यहाँ पर देखो जूम करके दिखाते हैं, 75 का एंगल अगर खींचना है तो आपको दोनों सेट स्क्वायर को 30-60 वाला और 45-45 वाला कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रमाण मिल गया। ठीक है सर, तो तीसरे का सही उत्तर है डी। जरा चेक किया जाए, बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं। दोनों सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके द एंगल विच वी कांट मेक। भाई दोनों सेट स्क्वायर का अगर आप इस्तेमाल करते हो ना तो 15 का पहाड़ा, याद रखो 15 का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए। पहाड़ा मतलब टेबल, 15 का टेबल, 15 इंटू 1, 15 इंटू 2 कितना आता है, 15 आता है सर। ये 30 आता है, दिया जाओगे तो 45 हो जाएगा, चौक जाओगे तो 60 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाओ तो वो सारे 15 के टेबल में जो आता है सर वो दोनों सेट स्क्वायर, बोथ सेट स्क्वायर्स का आप इस्तेमाल करके खींच सकते हो। तो 15 के टेबल में कौन सा नहीं आता है आप ये देखो, तो वही सही उत्तर है। ठीक है, 15 1 इज 15, 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 165, 65 मतलब 15 10 से गुणा करोगे 150, 11 से गुणा करोगे 165, ये भी होता है सर। ये 125 नहीं हो सकता, तो ये सही उत्तर है असल में। तो फोर्थ का जो आंसर है वो डी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं पीछे ले जाके करके दिखा सकता हूँ, 1 मिनट। 30वां स्लाइड है ना, ये देखो, ये यहाँ पे जूम करते हैं। ये सारे एंगल, ये सारे के सारे एंगल जो हैं वो 15 के मल्टीपल्स हैं। 15 का पहाड़ा इसलिए मैंने कहा, याद रखो। ठीक है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अब। ठीक, ओके। फॉर वॉट पर्पज द लेड इज शार्पर टू द कोनिकल पॉइंट। जो लेड होता है ना पेंसिल का, उसको बिल्कुल कोनिकल फॉर्म हम देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करने के लिए, वो जो कोनिकल फॉर्म हम देते हैं वो सिर्फ उसका मेन पर्पस है लिखने का या स्केच करने का। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं लेके चलता हूं आपको। ये मैंने पेंसिल की भी कहानी आपको बताई थी। ये उस वीडियो को जाके फिर से देखना अगर याद नहीं आ रहा था। ये जो कोनिकल हम लोग बनाते हैं ना, ये किसके लिए आता है, फॉर स्केचिंग एंड लेटरिंग। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके लिए ये लॉन्ग लाइंस, यूनिफॉर्म लाइंस के लिए,
ये चीजल्ड बोलते हैं इसको। ये दो व्यूज दिए हैं, एक फ्रंट व्यू दिया है, साइड व्यू दिया है। साइड से लग रहा है कोनिकल है, कोनिकल नहीं है, ये चीजल्ड है, ये शेप अलग रहता है। शुरुआत में ये हम काटते हैं चाकू से, बताया मैंने उसको, ठीक है जी। ओके, 32, 33, 34 स्केच वर्क्स एंड लेटरिंग याद रखिए। 34 का ऑप्शन है सी। फॉर व्हाट पर्पस द लेड इज शार्पन टू चीजल पॉइंट। सीधी सी बात है सर, लंबी लंबी जो लाइंस होती है ना यूनिफॉर्म थिकनेस की, अगर हमें बनानी है तो हम क्या करते हैं, चिजल्ड, ठीक है, पेंसिल की टिप को जो चिजल्ड करते हैं। 35 का है ए। टाइटल ब्लॉक्स, टाइटल ब्लॉक जो है या टाइटल बॉक्स जो है उसका साइज कितना होता है? तो सर ये इसका साइज होता है 185/65। ये आपको याद रखना चाहिए। सही ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? ये सर ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। फिफ्थ का ऑप्शन हो गया डी, है ना। फोर्थ का हमने चेक किया था कि नहीं, बी। अच्छा, फिफ्थ का हो गया डी। अगर टाइटल बॉक्स को देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये टाइटल बॉक्स है यहाँ पर, ये देखिए, ये 185/65, ठीक है। अब अगर मेन ड्राइंग शीट भी देखोगे आप, उसमें भी मैंने यहाँ पे लिखा था 185/65, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? चौथा सवाल हो गया था, पांचवा, अच्छा छठवा देखो, द नंबर ऑफ फोल्डिंग मेथड्स। भाई फोल्ड करने के कितने तरीके हैं? तो फोल्ड करने के बेटा दो मेथड्स हैं। मेथड 1 में दो मेथड्स हैं, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। दो मेथड है, एक मेथड 1 है और दूसरा मेथड 2 है। मेथड 1 कब यूज़ करते हैं सर? बेटा जब हम उसको फाइलिंग करते हैं या बाइंडिंग करते हैं। BIN लिख देता हूँ मैं, साथ में समझ जाना। और सर मेथड 2 कब यूज़ करते हैं सर? तो मेथड 2 हम लोग यूज़ करते हैं जब उसको सिर्फ स्टोर करके रखना होता है ना एक जगह में। हाँ, दरवाजे में बंद कर दिए, अलमीरा में बंद कर दिए, वैसा वाला हिसाब है, ठीक है जी। फाइल अगर करना है तो फिर आपको फिर उसमें होल्स पंच करने पड़ेंगे और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि फोल्ड करने के बाद वो A4 साइज के जितना हो जाए या उससे थोड़ा सा कम हो जाए। ये है तरीका। तो नंबर ऑफ फोल्डिंग मेथड्स इज 2। ये बहुत आसान था। सिक्स्थ का है आंसर बी। सातवें पे आओ। अ टिपिकल लेआउट ऑफ अ ड्राइंग शीट डज नॉट कंटेन। तो जो शीट का लेआउट है वो तो आपने देख लिया, वो बड़ा सा जो फिगर मैंने बताया आपको, उसमें सेंटरिंग मार्क होता है सर। क्या चीज नहीं होता है ये बता रहा है? ओरिएंटेशन भी होता है सर। ट्रिमिंग मार्क, हाँ ट्रिमिंग मार्क भी होता है। अब मैं ट्रिमिंग मार्क पे आता हूँ। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मार्क तो कई बार सरकारी एग्जाम का फॉर्म वॉर्म भरोगे ना, बोलेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क है क्या, तो बोलेगा मेरे आंखों के नीचे मस्सा है, कोई बोलेगा कि मेरे यहाँ पे कोई तिल है। इस टाइप से लोग देते रहते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। तो ये कुछ बकवास ऑप्शन लग रहा है मेरे को। ट्रिमिंग मार्क मेरे ख्याल में मैंने तुमको नहीं बताया। चलो एक बात, थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं ट्रिमिंग मार्क के साथ, तो दिखाता हूँ मैं आपको ट्रिमिंग मार्क क्या होता है। ये ड्राइंग शीट मेरी कहाँ गई? ये हम इस पॉइंट के अबाउट उसको ट्रिम करते हैं यार। पर्पल से करता हूं मैं, ये देखिए, ये होता है ट्रिमिंग मार्क। ये चारों कॉर्नर्स में लगता है बेटा, ठीक है। ऐसा 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 सब कॉर्नर पे लगता है। ये क्या होता है? ये होता है, मैं एक बार लिख देता हूं ना, ये होता है ट्रिमिंग मार्क। सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस अभी फिलहाल फोकस करिए, हम लोग सवाल बना रहे हैं। और एक और होता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं बना पाया यार, इसको पहले से ही मुझे एनिमेशन में ले आना था। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। समझ गए आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो सेवेंथ का है डी। वॉट शुड अपियर ऑन दी टॉप आफ्टर फोल्डिंग दी ड्रॉइंग शीट। ड्रॉइंग शीट फोल्ड करने के पश्चात सबसे ऊपर में क्या दिखाई देना चाहिए मेरे भाई? सबसे ऊपर में जो दिखाई देगा वो स्वयं टाइटल बॉक्स होगा। भले आप मेथड 1 से करो, ये टाइटल ब्लॉक सबसे ऊपर में दिखाई देना चाहिए, ये टाइटल ब्लॉक्स। बात समझ में आया? कोई भी मेथड यूज करो, इसको भी यूज करोगे, ऐसा मोड़ो कि भाई ये टाइटल ब्लॉक सबसे ऊपर में दिखाई दे, नहीं तो फिर खोजते रह जाओगे। ऐसा ऐसा करके मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। एक बार में ऊपर में दिख गया, हाँ भाई ये ड्राइंग मंगाया बॉस ने, तो बस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बस हो गया। क्या है? ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर यूज्ड टू शो दैट एन ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन व्यूड। ऐसी कौन सी लाइन है? मतलब चार ऑप्शन आपको दिए हैं, हिडन, लीडर, सेंटर, हैचिंग। ऑब्जेक्ट को कट किया गया है और उसको फिर देखा गया है, तो यार यहाँ पर हैचिंग लाइंस आती हैं। इसका सही उत्तर है। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस फिगर में देखिए, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कट किया और ऊपर से जब दिखा तो हमें ये पता चला कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क में आया है, यहाँ पर और ये,
ठीक है, वो दर्शाने के लिए हम ये कुछ थिन कंटिन्यूअस लाइंस बनाते हैं जिनको कि हम सेक्शन लाइंस कहते हैं, और बी कैटेगरी में रखा गया है मतलब थिन कंटिन्यूअस है वो, राइट। तो क्या होती हैं ये, चलिए अब आपको पता चल गया है। सही विकल्प है ऑप्शन डी, दैट इज हैचिंग लाइंस। तो फर्स्ट का ऑप्शन है डी, ये मैंने मिला लिया उसको। द लाइन गिवन बिलो इज यूज्ड फॉर, चलो जूम कर लिया, अरे सर ये तो कटिंग प्लेन है, सेक्शन प्लेन लाइन भी कह सकते हो, कटिंग प्लेन लाइन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर याद नहीं आ रहा तो फिर से मैं फिगर में लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो इसको भी देख लो, यहाँ पे नहीं दिखा, ये दिखा कटिंग प्लेन लाइन, ये सेक्शन प्लेन लाइन, राइट, कटिंग प्लेन लाइन। और अगर फिगर में देखना चाहते हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो ये देखिए, ये दिख गया मेरे ख्याल में, बाहर की तरफ आउटलाइन से बाहर थिक, अंदर आउटलाइन के थिन, बस यही तो कहानी है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंक्लाइन लेटर्स विद द हॉरिजॉन्टली, आप लोग जानते हो इंक्लाइन लेटर्स का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल वो रहता है हमेशा 75 डिग्री। अगर याद नहीं आ रहा है तो चलो याद दिला देते हैं, ठीक है। ये है इंक्लाइन लेटर्स, देखना है, यहाँ पे दिखाते हैं आप, जरा देखिए, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करता हूँ और ये मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये जो एंगल रहता है ना, ये वाला जो एंगल रहता है, दिस एंगल हैपन्स टू बी, वेल यू नो वेरी वेल, 75 डिग्रीज, राइट, समझ गए, ओके एक्सीलेंट। तो ये 75 डिग्रीज का रहता है। सो सेकंड का सही ऑप्शन है इट्स ए। तीसरे पे आते हैं, देखिए इन लेटरिंग ए, मतलब ये टाइप ए की बात कर रहा है, टाइप ए। एक काम करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, कौन सी, लेटरिंग ए। दो कैटेगरीज हैं मेरे ख्याल में, आपको ध्यान होगा। दी हाइट ऑफ कैपिटल लेटर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, अगेन आपको याद रखना है, मैंने पॉइंट वाइज इन चीज़ों को लिखवाया है, बहुत अच्छा होगा अगर आप उन सबको एक बार पढ़ लें। हाइट ऑफ द लेटर्स, ये जो है ना ए में, ए टाइप में बेसिकली, तो ए टाइप में हम लोग हमेशा 14 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द रीज़न बीइंग कि भाई सर ऐसा है कि यहाँ पर देखिए, ये जो थिकनेस है कितना रहता है सर, ये h/14, तो यहीं से ये वो कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है। अगर ए टाइप का है तो सर h/14 रहेगा उसका थिकनेस, लाइन का थिकनेस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सर लेटरिंग बी टाइप का है तो h/10 रहेगा, लाइन का थिकनेस हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन सेम थिंग है, ओके ऑलराइट। कितने सवाल हो गए, 2 हो गया सर, तीसरा भी हो गया। इन लेटरिंग ए द हाइट ऑफ कैपिटल लेटर इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, अब आपको पता है ए टाइप में सर 14 हिस्से होते हैं उसके, तो थर्ड का सही ऑप्शन है बी। ओके, तो अब हम एमसीक्यू के तीसरे कैटेगरी पर आ गए, तीसरे पार्ट पर आ गए। यहाँ पर हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशनिंग पर काफी सारे सवाल देखने वाले हैं, ठीक है, लगभग 10 सवाल है मेरे पास। सबसे पहला, द एडवाइज्ड पोजीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस को कहाँ लिखा जाता है, तो सर डायमेंशन को हमेशा ड्राइंग की जो मेन आउटलाइन है उसके बाहर रखा जाता है, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, इसी एग्जाम्पल को देख लो, कहाँ लिखा गया है ये डायमेंशन को, तो सर आउटलाइन के बाहर लिखा गया है, आउटलाइन के बाहर लिखा गया है, समझ गए, ओके। तो ये इनसाइड द व्यू नहीं सर, आउटसाइड द व्यू यस सर, तो ये आएगा बी। ऑन द बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं, कटिंग द व्यू बिल्कुल भी नहीं, तो फर्स्ट का है सही ऑप्शन बी। सेकंड देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर विच इज द रेपिटेटिव डायमेंशन, कौन से डायमेंशन को रिपीट किया गया है, मतलब ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसको अगर नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ओके। जरा जूम करें, इस पे देखो आप, इसका डायमीटर कितना है 30, ठीक है, ये 40 का है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ऑपोजिट एजेस के बीच की दूरी है 100, सर इसका डायमीटर है 20। अगर इसका डायमीटर 20 है तो फिर यहाँ पर ये 10 उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जब आपने यहाँ पर 20 दे दिया है तो फिर उसके साइड व्यू में आपको 10 लिखने की जरूरत क्या है, जरूरत नहीं है बिल्कुल, वो तो समझ में आ ही रहा है ना, अगर डायमीटर 20 का है तो रेडियस 10 का होगा ही, दिस इज कॉमन सेंस। तो डबल डबल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो ये जो 10 वाला लिखा हुआ है ना इसकी जरूरत नहीं थी हमें, तो 2 का सही ऑप्शन है सी, मतलब 10, 2 का है सी, समझ गए। अगले पे आते हैं, इफ देर इज अ नीड फॉर दी सेंटर लाइन देन इट कैन बी यूज्ड एज अ, सेंटर लाइन को कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे जरूरत पड़ती है तो हम थोड़ा सा उसको एक्सटेंशन लाइन वहीं से बना देते हैं, तो एक्सटेंशन लाइन बना करके फिर डायमेंशनिंग कर देते हैं, डायमेंशनल लाइन खींचना पड़ता है, तो थर्ड का सही ऑप्शन है सी। चौथे पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस इज इनकरेक्ट, जरा जूम करें, सर ये तो सही लग रहा है, बरोबर ड्राइंग के बाहर में डायमेंशनिंग हुई है,
है ना, ये एक्सटेंशन लाइन खींचा है सर, ये भी सही लग रहा है, ड्राइंग के बाहर है एक्सटेंशन लाइन खींच के, डायमेंशन लाइन और ये डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन बाहर है सर, डायमेंशन लाइन बाहर है और ये डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पे सर कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन लाइन दिख तो रहा है लेकिन इधर वाला एक्सटेंशन लाइन नहीं दिख रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। इसके जगह अगर आप इस प्रकार से डायमेंशन करते, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर जो कोई पूछता कि भैया इसको करेक्ट करो, तो आप क्या बोलते हैं सर, उसको ऐसे लिखो और यहाँ पे फिर 2 और 0 लिखो, ये सही होता और ये गलत है मेरे ख्याल में। अब आप समझ गए, 20 मतलब ऑप्शन सी, फोर्थ का है सी, क्लियर है। थर्ड का भी सी था, 2 का भी सी था, बहुत सारे सी आ रहे हैं आज, फर्स्ट का भी था। पांचवे पे आते हैं, आपको 10th में इस क्वेश्चन के साथ ये फिगर दे रखा है इन्होंने, आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का डायमेंशनिंग है। देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है, ये डायमेंशन लाइन है, इसको ऊपर में लिखा गया है, तो अलाइन सिस्टम तो है, सिस्टम तो अलाइन है, लेकिन कौन सा डायमेंशनिंग है भाई, चेन है, पैरेलल है, ये आपको पहचानना है। तो यहां से तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप इस फ्रंट व्यू में देखते हो, तो यहां देखिए एकदम कंटिन्यूअस एक लिंक के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में लगे हुए हैं, तो इसको चेन या फिर हम कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग कह सकते हैं। तो 10th का सही ऑप्शन है ए, लेट मी चेक, बिल्कुल सही। विच टाइप ऑफ डायमेंशनिंग इज डन बिलो, कौन से प्रकार की डायमेंशनिंग की रखी है इन्होंने। बेटा देखिए यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली है, यहाँ पे 45 को देखिए कैसा लिखा गया है, ये 40 को देखिए, ये 55 को देखिए, ये 20 को देखिए। तो यहां पर हम एक अग्रीमेंट पे आ सकते हैं कि सर यहां पर यूनी डायरेक्शनल सिस्टम को फॉलो किया गया। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है, कौन सा सिस्टम, यूनी डायरेक्शनल सिस्टम को फॉलो किया गया। दूसरा अब आपको ये देखना है पैरेलल है कि चेन है कि कंबाइंड है, ठीक, कैसा है जरा देख लो, ये कैसा है, ये कैसा है, यहां तक और यहां से लेके फिर यहां तक, तो ये चेन मेरे को एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो यूनी डायरेक्शनल है प्लस चेन है सर, यूनी डायरेक्शनल है प्लस चेन है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी सब बकवास है। 11th का ऑप्शन है ए, ओके, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, राइट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इन सवालों को तो बस पढ़ते साथ आप टिक लगा दोगे। इन कोनिक्स डैश खाली स्थान दिया हुआ है, इज रिवॉल्विंग टू फॉर्म 2 एंटी पैरेलल कोन्स जॉइंड एट द एपेक्स। कोनिक्स में डैश मतलब कुछ है जिसको हम रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करने से बनता है एक डबल नैप्ड कोन, ठीक है। 2 पैरेलल एंटी पैरेलल लिखा है ना, ऐसे ऐसे है कोन्स, ऐसे बिल्कुल, ओके। तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा कि कोन का जन्म कैसे हुआ था, उसका जन्म कुछ ऐसे हुआ था, याद है। तो ये जो लाइन है ना बच्चों, आप ज़रा देखिए, इस लाइन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं जनरेटर, GEN, सिर्फ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना आप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लियर है। चौथा सवाल पे आते हैं, वाइल कटिंग, इफ द प्लेन इज एट एन एंगल, अच्छा काटते वक्त यदि प्लेन किसी एंगल पे हो और सारे जनरेटर्स को कट कर दे, अगेन हाईलाइट करने वाली बात है, कट्स ऑल दी जनरेटर्स, तो ये एक स्पेशल केस है, ये एलिप्स का केस है, ठीक है। देखना चाहते हो तो ये देखो, वैसे तो मैंने आपको नोट्स भी दे दिया है, थ्योरी भी पूरी समझा दी है, तो ऐसा कुछ हुआ था, याद आ रहा है क्या बनता है, तो सर यहाँ पे बनता है एक एलिप्स, बहुत बढ़िया। तो एलिप्स है इसका सही उत्तर। 4 सवाल हो गए, 5 पेपर आते, ओके। एक लाइन का आरएफ निकालना है जिसका लेंथ ड्राइंग शीट में 24 का है, मतलब ड्राइंग शीट में 24 का है, मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग कितना है, 24 है, और असल में वो कितने की लंबाई है, 6 मीटर की, एक्चुअल लेंथ 6 मीटर का। बहुत आसान है, आरएफ निकाल लो, 24 सेंटीमीटर बटे 6 मीटर, हाँ तो देखिए ऊपर सेंटीमीटर नीचे मीटर, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। बस इसको आपको हल करना है। अब मैं क्या बताऊं, 1/25 आएगा। सही उत्तर देख लीजिए ऑप्शन बी। अच्छा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, मैं पछता रहा था बाद में कि ये सवाल को क्यों ले लिया। एनीवे देखो आप, ऐसा है कि असल एरिया है, प्लॉट है, जमीन खरीदी आपने 35,000 स्क्वायर मीटर, लिख लो, ठीक। और असल, ये तो है असल क्षेत्रफल, ओरिजिनल एरिया या एक्चुअल एरिया। ड्राइंग में हम लोग इसको 14/5 के से मतलब दर्शाते हैं, ड्राइंग में 14/5, असल में 35,000। अब असल में क्या है, यहां पे देखिए आपको निकालना है आरएफ, तो आरएफ निकालने का एक और तरीका है, अगर एरिया का कंपैरिजन दिया है तो आप अंडर रूट लगा लो, अगर वॉल्यूम का कंपैरिजन दिया है
फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर वॉल्यूम का कंपैरिजन दिया है तो आप क्यूब रूट लगाओगे, याद हो गया। वॉल्यूम का कंपैरिजन दिया है तो आप क्या लगाओगे, क्यूब रूट। ड्राइंग एरिया यहाँ पे क्या आएगा, 14/5 आएगा सर। एक्चुअल एरिया कितना आएगा, 35,000, रख दो। सर ऊपर तो सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, नीचे मीटर स्क्वायर चल रहा है, क्या करेंगे, कुछ मत करो आप स्वयं। यहाँ पर एक काम करो, ये सिर्फ इस मीटर पे ध्यान दो आप, इस मीटर पे मैं ज़रा जूम करता हूँ। 1 मीटर में क्या लिख सकते हो सर, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख दो। और बाहर क्या लगा हुआ है सर, स्क्वायर लगा हुआ है, तो लगा दो। ये लो, चलो ये लो, 1 मीटर की जगह ये जो मीटर पे मैंने हाईलाइट किया, मतलब मैंने 100 सेंटीमीटर की बात की। अब बाहर स्क्वायर लगा है सर, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको थोड़ा बहुत गुणा भाग करना है यार, उसका ही खेल है और कुछ नहीं। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 70/35 गुणा 10⁻7, ठीक है जी। सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब सर पिछले केस में तो प्रोजेक्टर्स पैरेलल नहीं थे, कुछ भी एंगल बना रहे थे, ये ऐसा निकल रहा था। अब समानांतर है, तो बताते हैं ऐसे प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, आपको पता है, यही तो चैप्टर का नाम है इनफैक्ट, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है जी, क्या है, ऑप्शन डी। ये देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे रेज जो हैं, लाइट रेज जो हैं, वो एक दूसरे से समानांतर है। ठीक है, देखना चाहते हो क्या अच्छे से, ये है, अरे अरे अरे, और ये है, ठीक है, और इसको ले लो, और इसको ले लो, जितने भी हैं। और यहाँ पर एंगल कितना बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जूम करूँ मैं, ये देखो, ये यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बस 90 डिग्री का एंगल बना, सारे के सारे रेस पैरेलल हैं, तो दोनों ऑप्शन में टिक लग गए एक प्रकार से। ठीक है, यही दो चीज़ें होनी चाहिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। तो ऑप्शन है डी, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन डैश लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। अच्छा, तो देखो यार, मैं आपको लिखवाया था नोट्स में, नोट्स निकाल करके देखना, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट जो रहता है वो बीच में रहता है, किसके, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। देख लो यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट बीच में, यहाँ पे क्या आएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ पे क्या है, ये है ऑब्जर्वर। बात समझ में आया क्या, ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है सर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या इस केस में तो वीपी सामने से देखने पर, साइड से देखने पर पीपी, ऊपर से देखने पर एचपी, ये कहानी। तो ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, लिख देता हूं यार, ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन प्लेन। इसने इसको प्रोजेक्शन प्लेन लिखा है, मैं पॉप लिखता हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन प्लेन, ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन प्रोजेक्शन प्लेन एंड ऑब्जर्वर, हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, तो ऑप्शन ए सही है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो समय आ गया है अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स बनाने का। 4 क्वाड्रेंट के केसेस हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लो। हर एक क्वाड्रेंट का एक स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर कैसे बताएं, ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एच ऊपर डी नीचे, सेकंड क्वाड्रेंट में एच और डी दोनों ऊपर, थर्ड क्वाड्रेंट में डी ऊपर एच नीचे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एच और डी दोनों नीचे। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखना, बड़े ही बारीकी से मैंने हर चीज़ों को समझाया था। एनीवे, सवाल पर आते हैं, और सबसे पहला सवाल है ये रहा। अ पॉइंट इज 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम द प्रोफाइल प्लेन। एक काम करता हूं मैं इसको हाईलाइट करता हूं। वर्टिकल प्लेन से जो दूरी है वो कितनी है, 5 की है। प्रोफाइल प्लेन से जो दूरी है वह 4 की है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो दूरी है वह 3 यूनिट की है। और मेन बात यह है, ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगेन मैं बताया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एच डी, याद रखो, एच ऊपर डी नीचे। ओके, देन दी प्रोजेक्शंस आर डाउन ऑन पेपर, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ द पॉइंट इज। आपको सिर्फ पूछा जा रहा है भाई फ्रंट और टॉप व्यूज के बीच की दूरी कितनी है। आप कुछ मत करो सर, ये ऐसा होता है एक्स वाई लाइन। ठीक है, मेहनत करने की जरूरत नहीं सर। एच ऊपर रहता है और डी नीचे रहता है। एच कितना दिया हुआ है सर, एच मतलब होता है एचपी से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एचपी। तो ये कितना है आप पहचानो सवाल में। सर कहाँ है वर्टिकल प्लेन नहीं, प्रोफाइल प्लेन भी नहीं, 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम एचपी। तो एच से जो दूरी दिया हुआ है वो 3 का दिया हुआ है। ठीक, अच्छा वीपी से जो दूरी है वो कितना है सर, 5 यूनिट्स, दिख रहा है, 5 यूनिट का।
बस आपको क्या बताना है, आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड टॉप व्यू। तो एच के साथ डैश लगता है सर, ये डैश लग गया तो ये फ्रंट व्यू है। डी के साथ डैश नहीं लगता, जहां डैश नहीं लगता वो टॉप व्यू है। आपको इन दोनों को जोड़ करके बताना था, 3 + 5 करोगे कितना आएगा, ये 8 के बराबर आएगा। तो सही उत्तर क्या है इसका, 8। ये है इस प्रकार के सवाल को अप्रोच करने का तरीका, ठीक है। हालांकि इसमें प्रोफाइल प्लेन का भी डेटा दिया हुआ है जिसकी बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है। खैर अगर डेटा दिया है तो सम्मान करने के लिए मैं दिखा देता हूं। ये होता है स्केच HDFD, याद रखो। H बराबर कितना है, तो सर HP से दूरी था वो 3 था, ये लो मैंने लिख दिया। V बराबर कितना है, D बराबर, D मतलब VP से दूरी होती है, वो कितना है 5 है, ये लो मैंने लिख दिया। F बराबर कितना है, अगर कोई पूछा है कि सर F बराबर कितना है, तो 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम प्रोफाइल प्लेन। ये जो है ना बच्चों, ये F बराबर 4 है, ठीक है। आपको हालांकि पूछा था कि फ्रंट व्यू और फ्रंट और टॉप व्यू के बीच की दूरी, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बीच की दूरी वो यहां से निकल करके आ जाती है। हम क्या करते हैं, H + D कर देते हैं, मतलब 3 + 5 ये बन के आता है 8। पहला सवाल था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समय देकर बताया। दूसरे सवाल पे आते हैं। हो सकता है दूसरे सवाल में आपको फ्रंट और साइड के बीच की दूरी पूछ दे, ठीक है। इस प्रकार के वेरिएशंस होते हैं, कोशिश करेंगे कि हर एक वेरिएशन आपके सामने रखें। दूसरा क्वेश्चन, पहले का आंसर क्या है, बी, ठीक है बिल्कुल। दूसरे क्वेश्चन में एक पॉइंट है 8 यूनिट अवे फ्रॉम वीपी। वीपी से दूरी कितनी है 8, तो डी बराबर 8 लिख लो। 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम पीपी, प्रोफाइल प्लेन से जो दूरी है उसको हम बोलते हैं एफ, कितना 2 यूनिट। 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम एचपी, एचपी से 4 यूनिट, मतलब एच बराबर 4। अब आप देखो क्या पूछा है, ठीक है। ये डेटा ले लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, HDFD, ये फंडा लगता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी दिखाता हूं मैं लेआउट यहां पर आपको, देखिए इसके प्रोजेक्शन अगर ड्राइंग पेपर में बनाए, शीट में बनाए, तो डिस्टेंस बिटवीन साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। देखिए बच्चों, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है पॉइंट का, तो लेआउट तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, कि बताइए साइड व्यू और फ्रंट व्यू। साइड व्यू और फ्रंट व्यू मतलब सीधी सी बात है, यह है साइड व्यू और यह है फ्रंट व्यू, इनके बीच की दूरी है, आपको डिस्टेंस बताना है। ये तो बहुत आसान है। ये सर इनके बीच का डिस्टेंस तो ये रहा, ये मतलब F + D रहा। F कितना है, तो सर F है 2 और D कितना है 8, तो 2 + 8 कर दो, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है सर। एक लाइन की लंबाई 15 डेसीमीटर है, यूनिट चेंज कर दिया इसने सेंटीमीटर से डेसीमीटर, तो टेंशन मत लेना। कहां पर है सर, एक वर्टिकल प्लेन में, बहुत बढ़िया, वीपी में चिपकी हुई है। जितने भी सवाल हैं आप देखोगे लाइन किसी प्लेन में चिपका हुआ है, तो एक ही बार में मैं उससे संबंधित सारे सवाल आपसे करवा देता हूं। इस लाइन के जो एंड्स हैं सर, मतलब लाइन का जो वीपी में चिपका हुआ है ऐसा, लेकिन उसके 2 सिरा हैं, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। ये वाला जो एंड है सर, ये 5 की ऊंचाई पर है और ये वाला एंड 7 की ऊंचाई पर है। समझ में आया, जमीन से आपको बताना है कि सर लाइन की लंबाई साइड व्यू में कितनी होगी। देखिए ये सब क्वेश्चंस को बनाने का कोई ट्रिक नहीं है भाई, आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा, अपने मन में इसके प्रोजेक्शन बनाने पड़ेंगे, या फिर एक रफ स्केच बना सकते हो तो वो भी ठीक है, मन में करोगे ज़्यादा अच्छा है। जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा लाइन से रिलेटेड, सबको आपको देखना है और मेरे अप्रोच को देखना है, ठीक है। आपका दिमाग वाकई में ट्रेन हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। साइड व्यू में कितना दिखाई देगा भाई, ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलो बनाए, ये लो। कहाँ पे, वीपी में है सर, अच्छा कैसा बनाओ लाइन यार बताओ। एक सिरा यहां पर है और दूसरा सिरा यहां पर है। इस सिरे को आप कह लो ए, इसको बी कह लो, ठीक है। इंक्लाइन ही बनेगा, पैरेलल तो बनेगा नहीं। एक सर यहां से 5 की ऊंचाई पर है, ये जो है ना ये 5 है, ये जो है ये जो है ये 7 है। क्या बताना है कि सर लाइन की लंबाई कितनी आएगी साइड व्यू में, तो ये लो साइड व्यू से देख लो, कहाँ टेंशन है। साइड व्यू से जब हम देखते हैं तो इसके प्रोजेक्शन तकरीबन एक तो यहाँ पे बना और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बना। तो अल्टीमेटली ये जो लाल रंग की लाइन है, फिर से लालम लाल कर देता हूँ मैं उसको साइड व्यू में, साइड व्यू तो एग्जैक्टली यहीं पे बन जाएगा भाई। और इस साइड व्यू का आप क्या नाम दोगे, आप बोलोगे सर ये है, ये बी आ जाएगा, बी का बी डबल डैश, ये ए का ए
डबल डैश, लेकिन ये लंबाई कितनी नजर आ रही है? अब आप सोचो, ये यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना है सर? 7 है। यहां से लेके यहां तक कितना है? नहीं पता सर। अरे पता है, यहां से यहां तक कितना है? ये 5 है सर। तो इस 7 में से इतने हिस्से को, मतलब इतने हिस्से को घटा दो, 7 में से 5 घटाओगे तो भाई कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। इसलिए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैं आपको क्या ट्रिक बताऊं? नहीं बता सकते इसमें कोई ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट वाले सवाल है। ठीक है, अगले पे आते हैं। और कितने बचे हैं? चलो देखते हैं। एक लाइन है, लंबाई 15 सेंटीमीटर की, वर्टिकल प्लेन में, एचपी से 50 का एंगल बना रही है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन इन साइड व्यू। भाई साइड व्यू में बताओ। ठीक है, लाइन है, वीपी में चिपका हुआ है। अब ऐसा चिपका है, ऐसा चिपका है, ऐसा चिपका है, ऐसा चिपका है, कैसा चिपका है मेरे को नहीं पता। ठीक है, अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है कि जमीन के साथ, ये है जमीन, समझो यहां से एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये 50 का एंगल बना रहा है। वीपी में चिपके होने के साथ साथ ये जमीन से कितना एंगल बना रहा है? 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आया? ये ऐसा, ऐसा समझ लो आप। ये वीपी में चिपका हुआ है, मेरे माथे को आप वीपी मान लो, और ये एचपी के साथ ये यहाँ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, बना के दिखाता हूँ। लाल रंग की लाइन एज ऑलवेज, तो लाइन का एक पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे। ये बन गई लाइन। अच्छा, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा पीछे खींच सकते हो। यहां पर एंगल कितना बन रहा है? तो सर ये 50 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा, कौन सी व्यू की बात हो रही? सर साइड व्यू के बारे में पूछ रहा है। साइड व्यू के लिए क्या करेंगे सर? साइड से देखेंगे। ये लो, साइड से देखा हमने। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, लाइन को कुछ नाम दे दो आप। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर ए डबल डैश, ये हो गया सर बी डबल डैश। और ये जो लाइन है बच्चों, ये है अल्टीमेटली लाइन का प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या पूछा है आपको कि भैया साइड व्यू में लंबाई कितनी होगी? असल लंबाई कितनी है? सर असल लंबाई इन्होंने दे रखी है 15। अच्छा, कैसे निकालोगे? पिछला सवाल तो बड़े ही सिंपल तरीके से 7 - 5 2 बराबर आ गया। इसमें क्या करेंगे? सर इसमें तो दिक्कत है। दिक्कत नहीं है बाबू, बड़ा आसान है, देखो आप। ठीक है, एक काम करते हैं, एक इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं सीधा। थोड़ा 3D में सोचना है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर जहां पर भी एंगल आपको 90 डिग्री मिला, तो क्या लगा सकते हो सर? हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, ट्रिग्नो लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। अब आप देखो, ये जो एंगल है, ये आपको कितना दिया है? ये अगर 50 है ना, एचपी से कितना बना रहा है? 50 बना रहा है, तो ये भी कितना होगा? 50 होगा। लिख देते हैं इसको सर 50। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, आप देखिए इसी ट्रायंगल को जब आप सामने से देखोगे ना, ये ट्रायंगल असल में कैसा नजर आएगा, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये ए है, ये बी है, इसको यार पी मान लो यार। चलो, बात को समझो बच्चों। इसको जब सामने से देखोगे तो, थोड़ा पहली बार देख रहे हो इस प्रकार का सवाल, तो थोड़ा सा सुकून से मैं बता देता हूँ आपको। ये और बाकी क्या काले से बनाया ना? ठीक है जी, इन इधर भी काले से ही बनाऊंगा। ये देखो आप, ये देखो, ये है कितना सर? ये 50 डिग्री। ये कितना है सर? ये 15 है। ठीक है, अगर ये 15 है, ये 50 है, तो ये हो जाएगा सर 15 कॉस 50, और ये हो जाएगा 15 साइन 50। ठीक है, और ये सर ए है, ये बी है सर, और ये पी है सर। हमको ये बीपी मांगता है। क्यों बीपी क्यों मांगता है? क्योंकि भाई ये पूछा है ना आपसे साइड व्यू। अगर ये पूछा है मतलब ये पूछा है। बीपी निकाल लोगे तो ये निकल गया। ये कितना आया? तो सर ये आया 15 साइन 50। 15 साइन 50, ये कितना आया? 15 साइन 50, मतलब ये कितना आया? 15 साइन 50। खेल खत्म। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक है, तो हर सवाल में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसमें समझ लो आप। तो 15 साइन 50 उत्तर आ रहा है तकरीबन 11.49। ये है सही ऑप्शन। ठीक, ओके। अगेन कल्पना करने वाली बात है भाई, सिर्फ कल्पना करनी है आपको अच्छे से। ओके, 15 साइन 50, ये 11.49। आई होप यू गॉट दिस। इसको ऑन कर लेता हूं। 5 डेसीमीटर, वी पिक पैरेलल, इंक्लाइन टू एचपी, कितना एंगल? 65 का।
साइड व्यू में लंबाई बताओ। ठीक है भाई, चलो पूछ ही दिया उसने। ये लो, ये है लाइन, क्या नाम है सर? ए, इसका बी, कितना एंगल बना रहा है? तो सर ये बना रहा है हमारा 65 डिग्री, काफ़ी ज़्यादा एंगल है। कहाँ से देखना है सर? साइड से देखना है, तो साइड से देखो, ये लो जी सर, देख लिए। प्रक्षेप कहाँ बनेंगे सर? साइड व्यू में कहीं यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा सर। लो खींच दो। अल्टीमेटली लाइन का जो प्रोजेक्शन है, ये जो साइड व्यू है, कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बना देता हूँ मैं। क्या लिखोगे सर? ये बी डबल डैश और ये ए है, ए के लिए ए डबल डैश। अच्छा, टेंशन मत लो, ये जो लंबाई है इसको बना लो। ये लंबाई बराबर ये लंबाई, ये लंबाई कितनी होगी? तो ज़रा जूम करते हैं। साइड व्यू में हमेशा साइन आएगा, याद है ना, वही फंडा है। ये अगर 65 है तो इसके सामने वाला ये जो लेंथ है ये साइन लगाना है। अब आप देखो कि ये लेंथ असल में कितनी है। तो सर लाइन की असल लंबाई है 5। तो ये वाला हो या ये वाला हो, कितना होगा? 5 साइन 65 लगाएं, 5 साइन 65, ये आ जाता है आपका 4.53, ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी, फोर्थ का बी। ये देखो, दिखा नहीं दिखा? अब दिखा? 4.53, 5 साइन 65, खेल खत्म है। फोर्थ का ऑप्शन है सही, बी। अच्छा, उफ, अगले पे आते हैं, 5वें सवाल पे। मेरे ख्याल में ये आखिरी सवाल होगा। ठीक है, देखिए, एक लाइन की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ऑन कर लेता हूं मैं इसको। एच पी पैरेलल है वो, एंड पैरेलल टू एच पी एंड वीपी। ठीक है, एच पी और वीपी दोनों से पैरेलल है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, एंड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। ये कैसा केस है? थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, है ना। अब देखिए यहां पे लिखा है कि भाई द डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू वर्टिकल रेफरेंस लाइन इन साइड व्यू विल बी। अच्छा, लाइन एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल है, लाइन की लंबाई 15 की है, और वर्टिकल प्लेन से उसकी दूरी, ये जो वर्टिकल प्लेन से उसकी दूरी है 10। एचपी से दूरी कितना है नहीं बताया। एक काम करता हूं मैं एक लाइन खींच लिया रैंडमली। ठीक है, वीपी से जो दूरी है वो दे रखी है इन्होंने 10, एचपी से दूरी कितनी है हमें नहीं पता। तो एक काम करते हैं, वीपी से जो दूरी है उसको मैं फिट करता हूं। ये वीपी से दूरी मैंने फिट कर ली यहां पे और यहां पर। अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूं ए और बी, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। लाइन का जो फ्रंट व्यू बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया फ्रंट व्यू। अब ये जो दूरी है ना 10 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी, काले से ही लिखते हैं यार, है जी। ये 10 सेंटीमीटर, ये कितना? ये भी 10 सेंटीमीटर है सर। द डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, लाइन की दूरी फ्रॉम दी टू दी वर्टिकल रेफरेंस लाइन। अच्छा, वर्टिकल रेफरेंस लाइन से लाइन की दूरी बतानी है, कहां पे? साइड व्यू में। देखो यार एक बात तो पक्की है, अगर मैं बनाने जाऊं तो इसका साइड व्यू कहां बनेगा पता है? इसका साइड व्यू यहां पे बनेगा। ये ए है और उसके जस्ट पीछे बी है, तो ये ए है, उसके जस्ट पीछे बी है, लेकिन साइड व्यू है तो डबल डैश लगा दो। ये लग गया। आपको ये बताना है, ये है वर्टिकल रेफरेंस लाइन, और ये वाली जो है, ये है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। वर्टिकल रेफरेंस लाइन से कहां पे? वर्टिकल रेफरेंस लाइन से साइड से देखने पर, मतलब इधर से देखने पर लाइन कितने दूरी पर नजर आ रहा है? तो सर लाइन तो इतने दूरी पर नजर आ रहा है, ये जो दूरी है ये कितना है? 10 है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। देखो, ठीक, मेरे ख्याल में काफी अब आपकी ट्रेनिंग हो गई है, अब आप अच्छे तरीके से लाइन के सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, हर सवाल को लेकिन 2 से 3 बार पढ़ना। मैं एक बार इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि भाई आपको सवाल समझाने से पहले मैंने और अच्छे से रिसर्च कर ली रहती है, ठीक है, उस सवाल के बारे में। एनीवे, इसको अच्छे से करो और प्रैक्टिस करो। ओके, गुड डे। ओके, वेलकम बैक अगेन। तो स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल, वेरी बेसिक सवाल है, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और अगेन हेल्प करेगा आपके इमेजिनेशन पावर को बिल्डअप करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, द प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ दी रेफरेंस प्लेन, मतलब एचपी के भी प्लेन है परपेंडिकुलर है, वीपी के भी परपेंडिकुलर है। देखिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अब वो स्क्वायर भी हो सकता है,
वो ऑब्जेक्ट एक सर्कल भी हो सकता है, सर्कुलर प्लेन मतलब, वो ऑब्जेक्ट एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेन भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट एक हेक्सागोनल प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, जो मर्जी ऑब्जेक्ट की बात करो, अगर वो एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है तो आप सोच लो वो कैसे रखा हुआ है। तो हमें ये बताना है, ठीक है, द प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस एचपी एंड वीपी आर विजिबल क्लियरली इफ ओनली वॉच्ड फ्रॉम। हमें ये बताना है कि उसका ओरिजिनल शेप कहां से दिखाई देगा। विजिबल क्लियरली का मतलब जो है कि भैया उसका ट्रू शेप कहां से दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, जरा सोच लो, एचपी और वीपी दोनों के ये है, ये देखो सर, मुझे आप वर्टिकल प्लेन मानो, यहाँ पे चित्र थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले तो मेरे हिसाब से तो समझो ये है वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर सर, ठीक, ये क्या है सर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है उससे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में ये जो ट्रू शेप है बेटा, ये कहाँ से नजर आ रहा है सर, ये ट्रू शेप ना इधर से नजर आ रहा है, तो ये कौन सा व्यू है सर, ये साइड व्यू है। बस यही तो उत्तर है। ऐसी कल्पना कर लेनी है आपको अपने दिमाग के अंदर। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो मैंने आपके लिए लेके आया है अभी, लेकिन परीक्षा में तो ये सारा चीज़ उपलब्ध नहीं होगा, तो मन में सोचनी है ये सारी बातें। ठीक है, देखना चाहते हो यहाँ पर असल में कहानी होती कैसी है, तो वो यहाँ पर देख लो। देखो एचपी और वीपी दोनों से परपेंडिकुलर है, ये देखो जी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आपको ट्रू शेप कहाँ मिलेगा सर, साइड में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो बेटा वो यहाँ पे मिलेगा ट्रू शेप आपको उसका। समझ में आई बात। एक तो ऐसा कुछ बनेगा, फिर ऐसा, समथिंग लाइक दिस, दिस एंड दिस, यही आपको बताना था। सही उत्तर है साइड व्यू, तो फर्स्ट का है सी। दूसरे पे आते हैं, एक प्लेन को पैरेलल रखा गया है एचपी के, प्लेन मतलब ऑब्जेक्ट प्लेन को एचपी के पैरेलल रखा गया, ये लो, एचपी से, ये जमीन है एचपी, एचपी के पैरेलल, ये लो। इन विच व्यू वी कैन ड्रॉ द ड्राइंग ऑन दैट प्लेन, वी कैन वॉच ड्राइंग ऑन दैट प्लेन। तो देखो यार, ये जो प्लेन का जो ड्राइंग है ये आपको कहां से नजर आ रहा है सर, ये तो ऊपर से ही नजर आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, टॉप व्यू। खत्म हो गया केस। और अच्छे से देखना चाहते हो तो ये लो, इसका मेन शेप कहां से नजर आ रहा है सर, ऊपर से नजर आ रहा है, ये यहाँ पे बनेगा इसका शेप, ये यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा सर, यही एग्जैक्ट शेप बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा शेप बनेगा। बड़ी खराब प्रकार की ड्राइंग बना रहा हूं बट काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसको पकड़ना है। तीसरे सवाल पे आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्कल की बात हो रही है भाई, वर्टिकल के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बार मैं पढ़ता हूं, एक सर्कल है, इट इज प्लेस्ड एट 20 डिग्रीज विद द वर्टिकल, द व्यू फ्रॉम द टॉप विल बी। ये कैसे करेंगे सर, ये तो कुछ एंगल वैंगल आ गया, आप कैसे बताएं, ड्राइंग तो हम बना नहीं सकते। चलो देखो क्या है, ये सर्कल है सर, वो बीच में मैंने एक लाइन खींची है, दिख रही है आपको, और क्या लिखा है इस लाइन पे, हाँ सर डायमीटर लिखा है आपने। ठीक है जी, ओके। थोड़ा सा मैं बड़ा हो जाऊं क्या, मैं बड़ा हो जाता हूं। अब देखो आप, ऐसा है, सर्कल जो है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री। तो एक काम करता हूं मैं, इसको ना, ये जो डायमीटर है, इसको ऐसा रखता हूं। सर्कल जो है वर्टिकल के साथ, मतलब यहां पे एक लाइन है, आप मान लो ऐसा वर्टिकल है, कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है कितना डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है। अब सर ये सर्कल ऊपर से कैसा नजर आएगा, ये आपको सोचना है। अभी कैसे नजर आ रहा है, अभी सर एक्चुअली क्या है कि हम जब ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ये है तो आर्क, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक लाइन है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ऊपर से देखने पर ये जो आर्क है हमको एक लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। कितनी लंबी लाइन दिखाई दे रही है सर, उसके व्यास के बराबर, मतलब डायमीटर के बराबर। सही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे रखता हूं, तो इस यहां पर ये जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये यहां पर ये 20 डिग्री है। अब आपको ये क्षेत्रफल नजर आ रहा है, हाँ सर क्षेत्रफल नजर तो आ रहा है, एरिया नजर तो आ रहा है, लेकिन बहुत ही कम एरिया नजर आ रहा है, एकदम पिचका हुआ सर्कल नजर आ रहा है। तो ये जो पिचका हुआ सर्कल होता है ना, वो और कुछ नहीं बेटा, वो क्या है, इलिप्स है। समझ में आई बात, इलिप्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, हो गया। इसको 3D में नहीं बना सकता मैं। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो कि सर ये जो डायमीटर है, ये देखो ये जो डायमीटर है, दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं। अब आप ऐसा सोचो, ये डायमीटर अभी क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा सोचो, ये डायमीटर अभी क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ डायमीटर का सोचो, सर्कल को भूल जाओ। ये जो डायमीटर है ना, ये अभी क्या दिखाई दे रहा है सर, एक पॉइंट नजर आ रहा है। और अब क्या दिखाई दे रहा है, लाइन नजर आ रहा है।
बहुत छोटी सी लाइन दिखाई देगी, यहां से लेके यहां तक लंबाई रहेगी इस लाइन की, ठीक, यही तो है। अब लाइन अगर छोटा हो गया तो वैसे एरिया भी छोटा हो गया। छोटा एरिया सर्कल का मतलब क्या हो जाता है, एक एलिप्स हो जाता है। चौथे सवाल पे आते हैं। देखिए ट्रायंगल की बात हो रही है, उसको परपेंडिकुलर रखा गया है एचपी और वीपी दोनों के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक काम करते हैं, एचपी और वीपी से दोनों से परपेंडिकुलर है। ये देखो ये जो ट्रायंगल है ये अभी एचपी के परपेंडिकुलर है और वीपी से, ये वीपी है, वीपी के भी परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया, एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा मुश्किल है पकड़ना, ये देखो, ठीक है, एचपी और वीपी दोनों से परपेंडिकुलर है। दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है फ्रंट लाइन, फ्रंट व्यू में लाइन दिखेगा, तुम जहां से देख रहे हो ना वो फ्रंट व्यू है, तो तुमको क्या दिख रहा है फ्रंट व्यू में, हाँ सर लाइन दिख रहा है। टॉप व्यू में क्या दिख रहा है सर, टॉप व्यू में भी ये जो जिग जैग है ये एक लाइन के रूप में दिख रहा है, हाँ जी। तो उसमें क्या लिखा है, ट्रायंगल लिखा है, गलत है। ऑप्शन बी देखो, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल दिख रहा है, भूल जाओ। फ्रंट व्यू में तो ये जो आपका लाइन है ना, ये आपको एक लाइन के रूप में दिखाई देगा फ्रंट व्यू में। तीसरा ऑप्शन देखो, फ्रंट व्यू में लाइन, हाँ सर फ्रंट व्यू में लाइन दिखेगा। टॉप व्यू में क्या दिखेगा सर, टॉप व्यू में भी लाइन दिखेगा, देखोगे ये देखो, टॉप व्यू में भी क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, ये ठीक। तो ये कौन सा सवाल है, चौथा है ना। चौथा सवाल का भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये हमने बना लिया। जरूरत ही नहीं पड़ी डायग्राम की, डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ी, कर लिया हमने, ठीक है। पांचवा सवाल देखिए, व्हेन अ प्लेन, प्लेन मतलब ऑब्जेक्ट वाला प्लेन, परपेंडिकुलर है बोथ दी रेफरेंस प्लेन, मतलब एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसके जो ट्रेसेस होंगे, मतलब एचटी और वीटी जो होंगे वो कैसे होंगे, उनके बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, ये हो गया ना परपेंडिकुलर। अब इसका जो ट्रेस होगा, अब इसको खींचोगे तो वो यहां पे कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बना उसका प्रोजेक्शन, मैं बना देता हूं प्रोजेक्शन। क्या, इस प्लेन को खींचने पर वीपी से संपर्क यहां पर होता है, तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, इसको हम कहेंगे इसका वर्टिकल ट्रेस। अब इस प्लेन को नीचे की तरफ मैं खींचूं, भाई ऊपर खींचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, एचपी वीपी से तो कटेगा नहीं। एचपी कहाँ है, इस ऑब्जेक्ट प्लेन के नीचे है, तो सर इस प्लेन को नीचे स्ट्रेच करते हैं। नीचे जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, हम ये पाते हैं सर कि ये यहां पे कहीं कट रहा होता है, ये यहां पे कहीं कट रहा है, ये यहां पे कहीं कट रहा है। तो आप देखो ये जो है, इस लाइन को बच्चों हम कहते हैं वर्टिकल, नहीं ये वर्टिकल नहीं है भाई, एचपी में कटा है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब आप देखिए खास बात क्या है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं और इसको भी आगे एक्सटेंड करता हूं, तो यहां पर ये यहां पर कितना एंगल बना रहा है, तो जो वर्टिकल ट्रेस है एक्स वाई के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सब कुछ 3D में चल रहा है भाई, ठीक है जी। और जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है उसको भी मैंने आगे बढ़ाया, तो यहां पर एक्स वाई से कितना एंगल बना रहा है सर, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रेफरेंस लाइन रहेंगे। तो फिफ्थ का सही उत्तर ऑप्शन ए। सो वेलकम बैक वंस अगेन। यहां पर सॉलिड्स को अलग अलग प्रकार से पोजीशन करके उसके फ्रंट टॉप साइड व्यूज को एनालाइज करना है हमें। तो बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है। वो बात कुछ ऐसी है, अच्छा मैं कुछ आपका परिचय करवा देता हूँ। मैंने ये सारे सॉलिड्स बना लिए हैं, हाँ जी, ठीक है। ये जैसा आप देख सकते हो क्या है ये, तो सर ये एक हेक्सागोनल पिरामिड दिख रहा है आपको, ओके, हेक्सागोनल पिरामिड। अच्छा ये है स्क्वायर पिरामिड। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और इसके ज़रिए हम समझने का प्रयास करेंगे। अगेन ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास परीक्षा में तो अवेलेबल नहीं रहेंगे, हाँ आप इनके साथ परिचय बढ़ा लीजिए कि आपके मन में इसका चित्र बन जाएगा भाई जब भी आप किसी सवाल को पढ़ेंगे। एनीवे, तो एक एक करके अब हम सवालों पर आ चलते हैं। और सबसे बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है बच्चों वो ये है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी। एक्सिस क्या होता है सर, तो बेटा ऐसा है, ये जो आप पिंक कलर का पॉइंट देख रहे हैं ये बेस का सेंटर है। तो बेस कैसा है, हेक्सागोनल है, ठीक है। मैं खैर अच्छा इस सेंटर से लेके एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, वो यहाँ पे कहीं कटती है, ये पॉइंट है, इसको एपेक्स कहते हैं। तो इसको इस पॉइंट से जोड़ने वाली जो लाइन है
उसी को हम कहते हैं एक्सिस। अब अगर एक्सिस जो है जमीन की, ये जमीन है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है, परपेंडिकुलर है, तो आपको याद रखना है ये जो बेस है वो कैसा रहेगा, वो एचपी के पैरेलल रहेगा। ये जो बेस है वो कैसा रहेगा, एचपी के पैरेलल रहेगा। मैं लिख दिया हूं सब कुछ, देख लो आप। दूसरी बात ये है, आपको हमेशा ये सोचना है, इसके प्रक्षेप हमें बनाने हैं, मतलब फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनाना है। आपको ये सोचना है कि ये जो बेस है सर, इसका ट्रू शेप कहां से दिखेगा। तो अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है एचपी के, तो इसके बेस का ट्रू शेप बच्चों हमें मिलेगा ऊपर से, मतलब कहां पे, ट्रू शेप जो दिखाई देगा वो टॉप व्यू में दिखाई देगा। पहला कंसेप्ट मैंने दे दिया, इस कंसेप्ट पे बड़े सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है, मान लीजिए एक्सिस परपेंडिकुलर है वीपी के, मतलब कुछ ऐसा केस, ये है सर एक्सिस यहां से लेके यहां तक ऐसा रखा हुआ, ये मुझे आप वर्टिकल प्लेन मान लो, आप ये वर्टिकल प्लेन है और उससे ऐसा जा रहा है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है। तो बच्चों ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये जो बेस है ये कैसा है, तो ये तो मेरे लिए पैरेलल है, मुझे आप वर्टिकल प्लेन मान लीजिए, तो बेस विल बी पैरेलल टू वीपी। और सीधी सी बात है, आपको ये सोचना है ये जो बेस का ट्रू शेप है, थोड़ा अच्छे से पकड़ता हूं इसको, आपको ये सोचना है कि ये जो बेस का ट्रू शेप है ये आपको कहां से दिखाई देगा, तो ये आपको सामने से दिखाई देगा। तो इस परिस्थिति में आपको शुरुआत करनी है फ्रंट व्यू से। ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, बना लोगे, ठीक है। देखिए सवाल तो कुछ भी आ सकता है परीक्षा में, आपकी तैयारी सही होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है जो मैं सवाल करवा रहा हूं उसमें से कई सारे फंस जाए, हो सकता है नहीं फंसे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी ना, तो आपके सामने भी अगर कोई नया सवाल आएगा, आप उसको ऑनेस्टली क्रैक कर लोगे, ओके। तो तैयारी अच्छी रखिए, राइट। एंड ये बात तो बिल्कुल बोलना चाहूँगा, अधिक से अधिक सवाल बनाए, जितना ज़्यादा सवाल बना लोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनीवे, पहले सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक सॉलिड है, इट इज पोजिशन सच दैट इट्स एक्सिस वो परपेंडिकुलर है किसके, वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन। अब आपके ऊपर उसने छोड़ दिया, आप कौन से रेफरेंस प्लेन की बात करते हो, ठीक। अब आप एचपी की बात करते हो कि वीपी की बात करते हो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे रेफरेंस प्लेन को एचपी मान लेता हूं, ठीक है। वैसे तो दो रेफरेंस प्लेन होते हैं, एक एचपी होता है, वीपी होता है। मैंने अपने लिए, क्योंकि सवाल एक बहुत ही जनरल केस की बात कर रहा है, तो मैंने एचपी को ही मान लिया रेफरेंस प्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। देखिए सॉलिड कुछ ऐसे रखा है कि एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन। तो एक काम करते हैं, ये मेरे सामने एक सॉलिड है, क्या है ये जरा देख लो। सर ये तो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, अच्छा ये बेस भी स्क्वायर है, टॉप भी स्क्वायर है, तो ये क्या है, तो सर ये एक स्क्वायर प्रिज्म है। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है, ये एक्सिस है। ये एक्सिस जो है एचपी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एचपी हमारा रेफरेंस प्लेन है। तो जो अदर रेफरेंस प्लेन है, ये जो अदर रेफरेंस प्लेन है, ये मतलब क्या है, ये सीधी सी बात है, ये किसकी बात कर रहा है, दूसरा रेफरेंस प्लेन वीपी हो जाएगा। अगर ये आपका गिवन रेफरेंस प्लेन है, सवाल के अनुसार मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये आपका अदर रेफरेंस प्लेन हो जाएगा, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। अच्छा सर ऐसा है, अगर एक्सिस इज पैरेलल टू अदर रेफरेंस प्लेन, क्या ये सत्य है कि गलत है, ये आपको बताना है। तो एक काम करता हूं भाई, मैं इसमें तो सबसे पहले इसको मिटा देता हूं, ओके। देखो अब आप ऐसे रखा हुआ है, अगर एक्सिस जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर है एचपी के, तो जाहिर सी बात है ये एक्सिस किसके पैरेलल रहेगा, वीपी से पैरेलल रहेगा। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा ये पहली बात जो है वो तो सत्य है, ठीक है, आपको गलत पता लगाना है। दूसरा है कि बेस इज पैरेलल टू रेफरेंस प्लेन। देखो बच्चों, अगर ये एक्सिस जो है एचपी से परपेंडिकुलर है, तो बेस कैसा रहेगा, एचपी से पैरेलल रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट दिया, ठीक। बेस इज पैरेलल टू एचपी, तो एचपी क्या था, हमारा रेफरेंस प्लेन था। एचपी क्या था, रेफरेंस। तो सर ये भी सच है। अब इन दोनों में ही लड़ाई है सर। प्रोजेक्शन ऑन दैट प्लेन, मतलब रेफरेंस प्लेन ना, गिव्स ट्रू शेप ऑफ इट्स बेस। इसमें अगर ये जो हमारा रेफरेंस प्लेन है मतलब एचपी, अगर इसमें इसका प्रोजेक्शन मैं बनाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला जो शेप है, ये वाला जो शेप है, मतलब ये वाला जो शेप है, इसका ट्रू शेप मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यही बातें तो हमने अभी की है। तो सर ये भी ट्रू है, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या है वो, फॉल्स। सीधा लगा दो, बेस तो पैरेलल है, यहाँ पे क्या लिखा है, बेस परपेंडिकुलर एचपी के, तो गलत है वो, ठीक। मैंने उसके लिए एक 3D स्केच भी बनाया, आप इसको भी देखिए,
आप बिल्कुल मैच कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और इसके हिसाब से भी सोच के देखो। इसके हिसाब से तो भाई ये वही चीज है जो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। बस यहाँ पे वीपी की जगह मेरा शरीर है, एचपी तो बस हम हवा में मान लेते हैं। ठीक है जी। दूसरे सवाल पे आते हैं। इसको जरा देखिए। अगर किसी सॉलिड का एक्सिस एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है किसी एक रेफरेंस प्लेन के, देन द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑन द सेम प्लेन, उसी रेफरेंस प्लेन में ना, उसी रेफरेंस प्लेन एक साथ कर देता हूं, गिव द ट्रू शेप एंड साइज ऑफ इट्स। ये आप समझ जाइए, अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है किसी एक रेफरेंस प्लेन के, तो ये है एक्सिस यहां से लेके यहां तक, ये एक्सिस है यहां से लेके यहां तक, ये परपेंडिकुलर है एचपी के। बात समझ में आया? एचपी के परपेंडिकुलर है। तो इसके बेस ये देखिए, ये जो है ना द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में जब इसका मैं प्रोजेक्शन लेता हूं, वहां से लेता हूं, तो ये जो प्रोजेक्शन मेरे को यहां पे मिलता है, वो किसका मिलता है? ये बेस का मिलता है। बात समझ में आया? बेस का मिलता है। आप चाहो तो यहां पे फिर से देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। दो सवाल हो गए। देखिए, जो शुरू में कॉन्सेप्ट बताया एग्जैक्टली वो लागू हो रहा है। अगर प्रश्न नहीं समझ में आया तो एक बार और पढ़ सकते हो। करना है क्या? एक बार और देखो। अगर सॉलिड का एक्सिस परपेंडिकुलर है, हाँ सर यहां से यहां तक एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है सर, ये एचपी के परपेंडिकुलर, ये एचपी उसके परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसी एचपी में अगर इसका प्रोजेक्शन मैं बनाऊंगा, ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेगा? ये स्क्वायर दिखेगा, ये स्क्वायर दिखेगा। तो ये स्क्वायर क्या है? तो सर ये स्क्वायर जो बन रहा है ये असल में क्या है? उसका बेस है, इसीलिए तो इसमें टिक लगा है। आप समझे? तीसरे सवाल पे आते हैं। व्हेन दी सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू एचपी, सॉलिड क्या है? एचपी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। द डैश व्यू शुड बी ड्रॉन फर्स्ट एंड देन प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट। देखिए, हमेशा आपको शुरुआत कहां से करनी है? ट्रू शेप से करनी है। आपकी जो शुरुआत होगी, स्टार्ट होगा, वो हमेशा किससे होगा? ट्रू शेप। मैं इसको लिख देता हूं, आप ध्यान रखिए इस बात का। ठीक, एक्सिस कैसा है? परपेंडिकुलर टू एचपी। तो कोई भी सॉलिड ले सकते हो। देखो, मैं इसको ले लेता हूं। ठीक, ये यहां से लेके है सर एक्सिस यहां तक, ये ऐसे रखा हुआ है, एचपी के परपेंडिकुलर है। अब अगर ऐसा है सर, तो देखिए हम बनाएंगे किसको? पहले हम इस बेस को बनाना चाहेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये जो बेस है, इसका ट्रू शेप कहां से दिखता है? तो सर इस बेस का ट्रू शेप ऊपर से दिखेगा। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? हम शुरुआत करेंगे टॉप व्यू से, और एक बार टॉप व्यू बन जाएगा तो फिर हम लोग बना लेंगे इसका फ्रंट व्यू। तो टॉप और फ्रंट ये रहेगा सही ऑप्शन। ठीक है, टॉप और फ्रंट, मैं उल्टा लगा दिया क्या? ये रहेगा टॉप और फ्रंट। समझ गए? ठीक है, एक मिनट, अब जरा आंसर चेक कर ले यार, मैंने आंसर चेक नहीं किया था। सेकंड का बी और फर्स्ट का डी। तो चलिए, अब समय आ गया है कि भाई सेक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके प्रिज्म का एनालाइज किया जाए। तो 4 से 5 सवाल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ प्रिज्म पर। ऐसे ही पिरामिड पे भी रहेंगे कुछ सवाल आपके रहेंगे कोन पर, कुछ रहेंगे सिलेंडर पर, थोड़े थोड़े सवाल। लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है ना, तो हर एक सॉलिड पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म मन में कल्पना करिए, है ना। तो सर ऊपर एक ट्रायंगल है ना, और फिर नीचे भी एक ट्रायंगल, ऐसा रहता है। ये होता है सर ट्रायंगुलर प्रिज्म। हाँ जी। तो ये इसमें कितने फेसेस हैं? तो सर इसका रेक्टेंगुलर फेसेस है 1 2, फिर ये साइड में 3। इसमें से एक रेक्टेंगुलर फेस कहाँ रखा हुआ है? एचपी में रखा हुआ है। ऐसा आपको सोचना है। ठीक है, इसको लेटा दो। ठीक है जी, लेटा दो इसको। सेक्शन प्लेन भी एचपी के पैरेलल है सर। तो ये ऐसा केस है, ये है। ठीक है जी। अगर इसको बनाने जाएंगे तो वो कुछ ऐसा ऐसा, और मैं परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन आप समझ गए मेरे ख्याल में। सेक्शन प्लेन कैसा है? एचपी के पैरेलल है। तो आपको बताना है, सोचो, ये सारी कल्पना आपको मन में करनी है। अभी ट्रेनिंग चल रही है आपकी। जितने अच्छे से सोच पाओगे उतने बढ़िया तरीके से जवाब निकाल पाओगे, और उतने जल्दी। सेक्शन प्लेन एचपी के पैरेलल है, तो सर ये कुछ ऐसा होगा। समझ में आया? तो ये जो आपको दिखाई देता है, ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये किसका शेप है? तो ये रेक्टेंगल का शेप है। तो वंद का सही उत्तर है बी। पहला सवाल बन गया। ठीक है, 1 मिनट में बना लिया हमने। दूसरे सवाल पे आते। क्यूब के बारे में बात हो रही है सर। ये है क्यूब। कहाँ रखा है क्यूब? सर एचपी में रखा है। ठीक है, रेस्टेड ऑन एचपी
ऐसे रखा है सर कि बेस का डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है वीपी के, ये है सर बेस, एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है देखो मैं इसको कैसे रख रहा हूँ, ये डायगोनल जो है ऐसे रख रहा हूँ मैं। अब मैं पीछे की तरफ आता हूँ, ऐसे पीछे की तरफ, मेरे मेरे को वर्टिकल प्लेन मान, तो ये कैसा है, वीपी के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया, वीपी के परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से रखना है। तो आप जब इसको ऊपर से देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, सामने से दिखोगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से ऐसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा। समझ गए, समझ गए, फ्रंट टॉप। हालांकि ये सब जानने की जरूरत नहीं सर, मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, बेस डायगोनल परपेंडिकुलर टू वीपी, ये है सर, ये है ना बेस, मैं ऊपर में बना रहा हूँ भाई, बेस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये है एक बेस डायगोनल जो है, इसको आगे खींचो, खींचो, ये यहाँ पे सर, ये वीपी के साथ ना वर्टिकल, ये है सर 90 डिग्री का एंगल, ये है, बहुत बढ़िया, समझे, परपेंडिकुलर टू वीपी। सेक्शन प्लेन जो है सर वीपी, इस वीपी के समानांतर है, पैरेलल है, तो वो कुछ ऐसा है सर। समझ में आई बात, ऐसी है कहानी, ये है सेक्शन प्लेन। अब यहाँ पे थोड़ी दूरी पे हो, ज्यादा दूरी पर हो, बनेगा तो सर एक रेक्टेंगल। तो सेकंड का सही उत्तर है सर बी। मेरे ख्याल में दोनों के आंसर बी आए क्या अपने, इसका भी आंसर बी आया, इसका भी आंसर बी आया। अब तीसरे सवाल पे आते हैं, समझ गए ये आपसे ये भी पूछता है कि भाई सेक्शन प्लेन अगर दूर जाते जाता है सॉलिड में रहते हुए, तो क्षेत्रफल घटते जाता है कि बढ़ते जाता है, तो क्या बोलना है, क्षेत्रफल घटते जाता है सर। ठीक है, ओके, तो अब चालू करते हैं एमसीक्यू की कहानी। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ना पिछले वीडियो में, एग्जैक्टली उन्हीं कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं, एग्जैक्टली। अब आप देखोगे सवालों के साथ मैं उन कॉन्सेप्ट को भी मिला करके दिखाऊंगा, ब्रिज करके दिखाऊंगा आपको। चालू करें कहानी। सबसे पहला सवाल, विच मेथड ऑफ डेवलपमेंट इज एम्प्लॉयड इन केस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के सापेक्ष अगर हम बात करें तो कौन से डेवलपमेंट की प्रक्रिया हम इस्तेमाल करते हैं। दो होते हैं सर, एक होता है पैरेलल लाइन, दूसरा होता है रेडियल लाइन। तो आप याद रखिए पैरेलल लाइन मेथड जो है वो हम यूज करते हैं प्रिज्म में और सिलेंडर में। रेडियल लाइन मेथड का हम यूज करते हैं पिरामिड में और कोन में। ठीक है जी, तो प्रिज्म की जहां तक बात है सर, प्रिज्म में हम पैरेलल लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, 1 का ऑप्शन ए। आसान था, क्लियर कट, ये सब मैंने समझाया हुआ है पहले से। दूसरा, कोन के केस में सर, कोन के केस में रेडियल लाइन, दूसरे का है ऑप्शन डी। बन गया, देखो कितने फटाफट। इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही एक खासियत है, अगर एग्जाम में आ रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपको पता है फटाक से प्रश्न पढ़े और आप टिक लगा दोगे। ठीक है, आपका बहुत टाइम सेव करता है ये। तीसरे सवाल को देखो, डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ, अच्छा कुछ संख्या पूछा, सेम नंबर ऑफ क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के संपर्क में है, एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म कंसिस्ट द सेम नंबर ऑफ व्हाट, इन कॉन्टैक्ट एज द नंबर ऑफ साइड्स। तो सेम नंबर ऑफ क्या आएगा यहां पे, देखो अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो कितने साइड होंगे सर, 4 साइड होंगे। ठीक है, ये देखो स्क्वायर प्रिज्म है, कितने साइड है सर, 4 साइड है। देख लो यार अच्छे से, 1 2 3 और ये नीचे की तरफ 4। जब इसको ओपन करोगे, इसको ओपन जब करोगे तो कितने रेक्टेंगल खुलेंगे, 1 2 और ये पीछे का और एक साइड का, 4 रेक्टेंगल। तो साइड्स की संख्या किसके बराबर है, असल में रेक्टेंगल्स के बराबर है। यही तो ट्रिक था क्वेश्चन में, अभी भी नहीं समझे तो चलो लेके चलते हैं आपको प्रिज्म में। कहाँ पढ़े थे प्रिज्म, कहाँ पढ़े थे ये, ठीक है, ये यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म था। कितने साइड है सर, 5 साइड है पेंटागोनल प्रिज्म में। तो कितने रेक्टेंगल होंगे, 1 2 3 4 5। अब समझ में आया। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर रहेगा, रेक्टेंगल्स के बराबर रहेगा नंबर ऑफ साइड्स। तो ये मेरे ख्याल में तीसरा प्रश्न था, तो थर्ड का सही ऑप्शन है बी। अब क्लियर, ठीक है। चौथे सवाल पे आओ, सिलेंडर के लेटरल सरफेस को डेवलप करना है। रेक्टेंगल तो होता है जिसका एक साइड किसके बराबर है, डैश ऑफ द बेस सर्कल। अरे भाई, रेक्टेंगल का जब आप डेवलप करते हो तो उसका एक साइड जो है वो उसके परिधि मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर है। यहां पर क्या आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा। ठीक है, एंड द अदर इक्वल टू इट्स लेंथ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या आएगा आंसर, फोर्थ का ए है, सरकमफ्रेंस। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं दिखा देता हूं यार, ये देखो किसकी बात हो रही है सर, सिलेंडर की। तो एक साइड जो है ये किसके बराबर है, ये जो है ना ये पाई डी और कुछ नहीं बेटा, ये स्वयं सर कम फे
रेंस है, जिसको या तो कभी हम 2 पाई आर लिखते हैं, कभी हम डायमीटर के टर्म्स में मतलब पाई डी लिखते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, समझ गए तुम लोग? ओके, तो ये सरकमफ्रेंस आएगा फोर्थ का ही। ऑल राइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन। चालू करते हैं अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाना। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक। एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, कुछ याद आ रहा है? पिछला जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैंने डाला था उसमें शुरुआत में मैंने प्रोजेक्शन के अलग अलग प्रकार आपको बताया कि एक पैरेलल होता है, पर्सपेक्टिव होता है, पैरेलल में ऑर्थोग्राफिक, और ऑर्थोग्राफिक में मल्टी व्यू होता है, एक्जेनोमेट्रिक होता है, एक्जेनोमेट्रिक में डाईमेट्रिक, ट्राईमेट्रिक। ये देखो यार ये चार्ट, पैरेलल, पर्सपेक्टिव, ऑर्थो, ऑब्लिक, ऑर्थो में मल्टी व्यू, और एक एक्जोनोमेट्रिक, डाई, ट्राई और आइसो। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल। एनीवे, तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है किसमें तीनों के तीनों परपेंडिकुलर एजेस अलग अलग एंगल बनाते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे मान लीजिए है गामा, यहाँ पे मान लीजिए है बीटा, यहाँ पे मान लीजिए है अल्फा। तो अगर मैं जूम करूँ, तीनों एंगल सेम है तो मतलब होता है आइसो। आइसो का मतलब ही इक्वल होता है, आइसोमेट्रिक है। अगर दो एंगल सेम है, मान लीजिए ये वाला अल्फा और इधर वाला बीटा सेम है, ये अलग है, तो अल्फा और बीटा अगर सेम है, नॉट इक्वल टू गामा है, तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं डाईमेट्रिक। और अगर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं ट्राई मेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक किसको कहते हैं ये तो तुमको पता ही है, अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों एंगल्स सेम रहते हैं आइसोमेट्रिक में। तो एक और चीज़ पता चल गई, ठीक है। ओके, तो इसी क्वेश्चन में मैं लिख दूँ तीनों सेम एंगल बना रहे हैं तो आपका आंसर होना चाहिए आइसोमेट्रिक। अगर मैं कहूँ कि दो एंगल सेम है, आपका आंसर होना चाहिए डाईमेट्रिक। यहाँ पे बोल रहा है कि तीनों एंगल अलग है तो ट्राईमेट्रिक है। फर्स्ट का सही उत्तर है सी। ठीक है सर। while making isometric projections the ellipse is preferably drawn by। देखिए, एलिप्स के बारे में जब आपको मैंने सबसे पहली बार चैप्टर 4 में इंजीनियरिंग कर्व्स में बताया था कि ऑब्लॉन्ग मेथड होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड होता है, पैरेललोग्राम मेथड होता है, ये सारे बहुत लेंदी मेथड है। लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब आप बनाते हैं तो इलिप्स को भी आपको फटाफट बनाना पड़ता है। इनफैक्ट सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक इलिप्स ही है। सर्कल 3D में आइसोमेट्रिक में एक इलिप्स के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अगर ऐसा इस बात को आप मान के चलोगे तो ये फोर सेंटर मेथड सबसे कारगर रहता है, सबसे इफेक्टिव, एफिशिएंट, फास्ट। ए पे टिक लगाना है आपको, समझ गए? ये हो गई बात। अब देखिए तीसरे सवाल पे आते हैं। क्या लिखा है? रियल एंगल। बहुत बढ़िया, रियल एंगल। असल में, वास्तविकता में आइसोमेट्रिक एक्सिस वास्तविकता में असल में कितना एंगल बनाते हैं? ये देखो, ये थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा क्या मेरे को? ये देखो आप, ये सर ये वाला एज और ये वाला एज, हमको तो जो तुमको दिखाई दे रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ पर ये 120 डिग्री का है। तुमको ऐसा लग रहा है ये जो एंगल है ये कितने का है? ये सर 120। हमको तो ऐसा लग रहा है देखने पर, लेकिन वास्तविकता में ये वाला एज और ये वाला एज, ये देखो, वास्तविकता में ये वाला एज और ये वाला एज के बीच में एंगल कितना है? सर ये तो 90 डिग्री है। बस यही है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फोटो में दिखा देता हूँ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब तुम बनाते हो इसका, है ना, तो एक तो ये, अरे अरे एक मिनट, एक ये एक्सिस हुआ, ठीक है जी, एक एक्सिस ये हुआ और एक एक्सिस ये वाला हुआ। तो यहाँ पर असल में देखो, हम लोग आइसोमेट्रिक में बोलेंगे तो 120, लेकिन असल में यहाँ पे एंगल कितना है? ये 90 का है, इसीलिए मैं ऑप्शन बी में टिक लगा रहा हूँ, थर्ड का बी। ठीक। हाँ, अगर पूछता कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच में एंगल कितना है तो आप क्या इसमें टिक लगाते? 120 में टिक लगाते। ऑल राइट, तो अब समय आ गया है कि हम ऑटो कैड पर या सिंपल कैड पर कुछ एमसीक्यूज बनाए। ठीक है, लगभग 15 से 20 एमसीक्यूज हैं, इनको देखिए। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसको आपको अच्छे से एनालाइज करना है, उसको देखो, हर चीज़ को पढ़ो एक बार। और पुराने क्या, पिछले जो 2 से 3 वीडियोस मैंने बनाए, खासकर ड्रॉ, एडिटिंग और कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छे से समझना है ना, क्योंकि इस पे ही सवाल बनते हैं आपके। ओके, ये नहीं पूछेगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो इतना ईजी सवाल नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है वो उसमें घुसेगा। तो सबसे पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए। द कमांड्स इरेज। चलो एक काम करता हूँ, मैं टैबलेट ले लेता हूँ
इरेज कमांड, अच्छा। तो बेटा ये इरेज कमांड, कॉपी कमांड, मिरर कमांड, ट्रिम, एक्सटेंड, ये सारे के सारे जो है ये अपने आप में ये कौन से कमांड है, ये एडिटिंग कमांड है। तो आप बोलोगे कि सर एडिटिंग तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि एडिटिंग का एक और नाम है मॉडिफाइंग। बात समझ में आया? मॉडिफाई करना। आपके पास ड्राइंग पहले से बनी हुई है, आप क्या कर रहे हो, कुछ कमांड लगा रहे हो और उसको मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हो। मान लीजिए आपने कॉर्नर को ऐसा ये चैम्फर कर दिया, तो आपने क्या किया, एक एडिटिंग कमांड का इस्तेमाल किया, कमांड का। तो उसके लिए ये जो हुआ ये एडिटिंग कमांड हुआ। ठीक है जी। तो मॉडिफाई टूल बार, ऐसे टूल बार्स होते हैं, जैसे ड्रॉ का टूल बार था उसमें लाइन बनाने का एक टूल था, रेक्टेंगल का टूल था, पॉलीगॉन का टूल था, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एलिप्स का टूल था, सर्कल का था, आर्क का था, कितने सारे। उसी प्रकार से एक और पैनल था हमारे पास, टूल बार कहते हैं बेसिकली हम लोग उसको। एक और पैनल था जिसमें हमारे पास इरेज, कॉपी, मूव, मिरर, ट्रिम, ये सारे कमांड्स रहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो कमांड्स हैं सर, डोनट हो गया, ब्लॉक हो गया, स्प्लाइन हो गया, पॉलीगॉन हो गया, तो बेटा ये सारे के सारे जब आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ड्रॉ कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे ड्रॉ कमांड्स हैं। ठीक है, ड्रॉ कमांड का इस्तेमाल करके आपने अगर एक ड्राइंग बना ली, उसके पश्चात आप क्या करते हैं, उनको एडिट करते हैं, तो एडिटिंग या फिर मॉडिफाइंग कमांड हम कहते हैं। तो ये सारे ड्रॉ कमांड की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर है डी। तो पहले का क्या आंसर था, सी, और दूसरे का आंसर क्या है, डी। ठीक है जी। थर्ड पे आइए, एक ऐसा कमांड जो कि 2 लाइंस पर काम करता हो या फिर एक सिंगल पॉली लाइन पर काम करता हो, टू क्रिएट अ बेवल्ड एज। तो ये और कुछ नहीं, ये एग्जांपल जस्ट अभी मैंने पिछला केस समझाने के लिए लिया था। ये देखिए, मान लीजिए ये आपने एक स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल कुछ भी है। ठीक है, अब मान लीजिए आप कुछ ऐसी कहानी, अल्टीमेटली इसको ऐसा करके कुछ बना देते हैं। तो ये जो बच्चों आपने किया है, ये जो किया है, इसको कहते हैं हम बेवेल्ड एज। और ये बेवेल्ड एज बनाने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं, ये एक मॉडिफाइंग कमांड है या एडिटिंग कमांड है, चैम्फरिंग कहते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है, आप सीधा CHA लिखो और एंटर करो, कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि आप चैम्फर कमांड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है जी, समझ गए इतना?